न्यूजीलैंड से एक ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है जिसको सुनने के बाद खिस्तानियों के पेट में तो दर्द जरूर होगा, लेकिन हम सब भारतीय काफी प्रसन्न हो जाएंगे। उसके बाद ईरान की स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने के ऊपर भारत का क्या रिएक्शन आया है, इसके साथ P2 बम्बर्स भारत के एयर स्पेस के अंदर कब घुसे और अमेरिका ने खुद ही क्या जानकारी दी है, काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी। इसके वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में, क्योंकि न्यूजीलैंड से एक ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है जो भारत के हर एक देश प्रेमी व्यक्ति का दिल खुश कर देगी। एग्जैक्ट न्यूज क्या है वो बताने से पहले आप न्यूजीलैंड के जो ये इंडिजीनियस लोग हैं इनके ऊपर नजर डालें, जिनको माओरी कहा जाता है। अर्ली 1800 में जब ब्रिटिशर्स न्यूजीलैंड आए थे, उस समय ब्रिटिश क्राउन ने इन्हीं मरी चीफ के साथ ही ट्रीटी साइन की थी। अभी जो माओरी कम्युनिटी है ये न्यूजीलैंड के सबसे पुराने सैटेलाइट्स माने जाते हैं। ब्रिटिशर्स के आने के बाद एपिडेमिक और सोशल अनरेस्ट की वजह से इनकी पॉपुलेशन न्यूजीलैंड में काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन आज भी न्यूजीलैंड के अंदर तकरीबन 20% पॉपुलेशन माओरी कम्युनिटी की है। ये लोग हाका यानी कि सेरेमोनियल वॉर डांस के लिए जाने जाते हैं। अभी जो न्यूजीलैंड की इंडिजीनियस मोरो कम्युनिटी है ये लोग अब खस्तान के विरोध में और भारत के पक्ष में आकर खड़े हो गए हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जो न्यूजीलैंड से निकल कर आ रही है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड के माओरी कम्युनिटी के लोग वॉर डांस कर रहे हैं और दो लोगों ने खालिस्तान का पीले कलर का फ्लैग भी हाथ में पकड़ा हुआ है। और थोड़ी देर के बाद ये जो व्यक्ति सामने है, इसकी डायरेक्शंस के ऊपर माओरी कम्युनिटी के लोग खालिस्तान का फ्लैग फाड़ देते हैं और उसको जमीन के ऊपर फेंककर न्यूजीलैंड के अंदर खिस्तानी कैंपेन का विरोध करते हैं। इसके साथ ही ये खस्तान के झंडे को जला भी देते हैं। जमीन के ऊपर पलेतीन का भी झंडा यहाँ पर पड़ा हुआ है। माओरी कम्युनिटी का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि खस्तान एक आतंकवादी मूवमेंट है। अब क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने इसको कंडेम करके इसका विरोध किया है, इसलिए खस्तान के न्यूजीलैंड के अंदर भी वहाँ पर कोई जगह नहीं है। यानी कि अब न्यूजीलैंड में रह रहे 1 से 2% खालियों को खस्तान की जो सनक थी, अब माओरी कम्युनिटी के लोग भी इनसे दुखी आ गए हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है कि सिख फॉर जस्टिस और कई खाली एलिमेंट्स ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बाद अब न्यूजीलैंड के अंदर भी खाली कैंपेन को जोरों शोरों से बढ़ा रहे हैं। वायलेंस प्रोटेस्ट करके वायलेंस करने की कोशिश करते हैं। लंबी लंबी रैलीज निकाली जाती है, रेफरेंडम करवाए जाते हैं, पूरी सिटीज़ के ट्रैफिक को डिस्टर्ब किया जाता है, खाली के झंडे को फहराया जाता है। प्रोटेस्ट भी ऐसा जिसका न्यूजीलैंड के लोगों का कोई लेना देना नहीं है। अलग देश चाहिए भारत से, और प्रोटेस्ट न्यूजीलैंड की नागरिकता लेने के बाद न्यूजीलैंड में किए जाते हैं। इसी वजह से न्यूजीलैंड के आम लोग इनके कारण काफ़ी परेशान हो रहे थे। और अब न्यूजीलैंड की इंडिजीनियस मोहरो कम्युनिटी के इंडिजीनियस लोगों ने अब खस्तान का विरोध करना स्टार्ट कर दिया है। खाली के झंडे फाड़कर इनको फेंकना और जलाना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इजराइल से। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत अभी तक केवल ईरान से ही अपने नेशनल्स को इवैक्यूएट कर रहा था। इजराइल में लोगों को रजिस्टर करने के लिए कह दिया गया था, लेकिन अब न्यूज़ निकल कर आ रही है कि पिछले कल देर रात को इजराइल से भी पहले बैच को इवैक्यूएट कर लिया गया है। 160 इंडियंस जिन्होंने भारत आने के लिए अपने आप को रजिस्टर किया था, उनको इजराइल से जॉर्डन बॉर्डर क्रॉसिंग के रास्ते इवैक्यूएट करते हुए भारत लाया गया है। यानी अब इजराइल से भी इवैक्यूएशन स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को लेकर। जैसा कि पिछले कल हमने आपको बताया था कि अमेरिका की बॉम्बिंग्स के बाद अब ईरान की नेवी ने अनाउंस किया है कि वह स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्लोज कर रहे हैं और यहाँ से वो एक भी शिप या फिर ऑयल एंड गैस टैंकर को क्रॉस होने नहीं देंगे। अब जैसे ही ये न्यूज़ आई, उसके तुरंत बाद भारत के न्यूज़ चैनल्स ने कवर करना स्टार्ट कर दिया कि भारत भी मिडिल ईस्ट से 40% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। ऐसे में ईरान का स्टेट या हॉर्मुज़ को बंद करना भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी डिजास्टर्स होगा और इससे भारत को काफ़ी नुकसान होगा। लेकिन अब भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी सर ने खुद ही मीडिया को संबोधित करते हुए ये क्लियर किया है कि ईरान चाहे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दे या मिडिल ईस्ट में कोई और इमरजेंसी आ जाए, भारत सरकार ने इन चीज़ों की तैयारी कई सालों पहले ही कर दी थी। हरदीप सिंह पुरी ने अपनी स्टेटमेंट में बोला है कि पिछले 2 हफ्तों से मिडिल ईस्ट में बदलते हुए जियोपॉलिटिकल हालात के ऊपर हमारी पूरी नज़र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत ने पिछले कुछ सालों के अंदर ही अपनी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई चेस को डाइवर्सिफाई कर दिया है, जिसके बाद अब भारत की बड़ी मात्रा में ऑयल सप्लाई और कंसाइनमेंट्स स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते आते ही नहीं है। इसके साथ ही जो भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनके पास कई हफ्तों की ऑयल एंड गैस सप्लाई इस समय पहले से अवेलेबल है। यानी कि अगर अचानक से क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने आगे कहा कि अभी भी भारत को बाकी के अलग अलग रूट से एनर्जी सप्लाई लगातार मिल रही है। हम अपने नागरिकों तक फ्यूल सप्लाई की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हर ज़रूरी कदम उठाएंगे। इसलिए भारत को
इस डेवलपमेंट या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मोज के बंद होने के ऊपर बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये कहना है भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर का। अब गुड न्यूज़ ये है कि भारत ने क्रूड ऑयल सप्लायर्स को डाइवर्सिफाई कर दिया है एंड आज की डेट में हम 5-6 देश नहीं बल्कि 30 से भी ज़्यादा देशों से क्रूड ऑयल और गैस परचेज कर रहे हैं। टू बी प्रिसाइज 40 के करीब देश है। अगर 4 प्रदेशों से आना बंद भी हो जाए तो दूसरी कंट्री से हम क्वांटिटी और वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका की बॉम्बिंग्स को लेकर। पिछले कल मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने ये जो ईरान के ऊपर बॉम्बिंग्स की थी इसके बारे में केवल अमेरिका और इजराइल को पता था, क्योंकि अमेरिका के B-2 बम्बर्स के साथ साथ रास्ते में इजराइल के फाइटर जेट्स ने भी B-2 बम्बर्स को एस्कॉर्ट किया था। टोटल 125 के करीब फाइटर जेट्स आए थे और 3 न्यूक्लियोसाइड्स के साथ साथ और भी कई सारे टारगेट्स को स्ट्राइक किया गया और हिट किया गया। अब ये तो पिछले कल तक सबको पता था कि इस बॉम्बिंग में अमेरिका और इजराइल शामिल थे, लेकिन अब न्यूज़ निकल कर आ रही है कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर बॉम्बिंग करेगा। इस चीज़ की जानकारी अमेरिका ने एक और देश के साथ शेयर की थी और वो देश है ब्रिटेन। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने कहा है कि ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स करने के लिए अमेरिका ने ब्रिटेन की सेना या ब्रिटेन के साथ शेयर किए जाने वाले डियागो गार्सिया मिलिट्री बेस से कोई सैन्य मदद तो नहीं मांगी थी, लेकिन अमेरिका ने ब्रिटेन को लूप में लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर स्ट्राइक्स चेक कर रहे हैं। ब्रिटेन ने कहा कि उन्होंने बॉम्बिंग्स में हिस्सा नहीं लिया था, यानी कि अमेरिका एंड इजराइल का जो मिडनाइट हैमर ऑपरेशन था उसमें ब्रिटेन ने अपने फाइटर जेट्स या फिर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट या किसी और मिलिट्री इक्विपमेंट को डिप्लॉय नहीं किया था। हालांकि कई दिन पहले से ही हमने अपने मिलिट्री एसेट्स को मूव करके रीजन में डिप्लॉय करके रखा है। ये कहना है ब्रिटेन का, यानी कि रात के अंधेरे में ईरान की लंका लगने वाली है। ये बात अमेरिका के अलावा इजराइल और ब्रिटेन को भी पता थी। ये 3 देश लूप में थे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका से। अभी जो अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर बॉम्बिंग्स किए हैं, इस ऑपरेशन का नाम अमेरिका ने मिडनाइट हैमर रखा है, यानी कि आधी रात में हथौड़ा मारना। पिछले कल पेंटागन और यूएस मिलिट्री ने अपने इस ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बारे में जानकारी दी है और बताया है कि उनके B-2 स्टे बॉम्बर्स ने ईरान के ऊपर बॉम्बिंग्स करने के लिए कौन सा रूट चुना था। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये यूएस आर्मी की प्रेजेंटेशन का स्क्रीनशॉट है। दरअसल अमेरिका ने बताया है कि उन्होंने ईस्टर्न रूट्स को चुना था। अमेरिका ने रूट का एक मैप भी रिलीज किया है। मैप में देखा जा सकता है कि 7 ब्यूट बम्बर्स एस्कॉर्ट एंड सपोर्ट एयरक्राफ्ट्स के साथ फॉर्मेशन बताते हुए अटलांटिक ओशियन, उसके बाद यूरोप के नीचे और अफ्रीका के ऊपर से मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करते हुए ईरान पहुंचे थे। ईरान तक पहुंचने में B-2 बॉम्बर्स को 18 घंटे की कंटिन्यू फ्लाइट लेनी पड़ी थी। उसके बाद वहां पर ऑपरेशन किए गए एंड उसके बाद दोबारा से 18 घंटे की फ्लाइट लेकर B-2 बॉम्बर्स वापस से अमेरिका चले गए, यानी कि टोटल 36 से ज़्यादा घंटों की कंटिन्यू फ्लाइट, जिस दौरान मल्टीपल टाइम्स एरियल रिफ्यूलिंग करनी पड़ी, यानी कि आसमान में ही रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की मदद से B-2 बम्बर्स के अंदर फ्यूल दोबारा से भरना पड़ा। इसके साथ ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ अमेरिका ने यह भी बताई है कि जैसे अमेरिका के 7 ब्यूट बम्बर्स और उसके साथ एस्कॉर्ट एंड सपोर्ट एयरक्राफ्ट का पैकेज ईरान की स्पेस के अंदर एंटर होने वाला था, उसके ठीक पहले एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के लिए अमेरिका ने रीजन में डिप्लॉयड अपनी सबमरीन से भी ईरान के ऊपर हमला स्टार्ट कर दिया था। अमेरिका ने बताया कि उन्होंने अपनी सबमरीन से टॉमक मिसाइल्स फायर करके सबसे पहले ईरान के सरफेस टारगेट्स के ऊपर हमला किया था। सबसे पहले सबमरीन से मिसाइल्स फायर की गई, कुछ ज़मीनी टारगेट्स को हिट किया गया, उसके बाद ही B-2 बम्बर्स और उसके साथ साथ एस्कॉर्ट एंड सपोर्ट एयरक्राफ्ट ईरान के स्पेस के अंदर एंटर हुए थे और उन्होंने अपना काम किया। पिछले 2 दिन से भारत और पाकिस्तान के बीच ये साइबर वॉर चल रहा था कि कौन से देश ने अमेरिका की मदद की। पाकिस्तान क्लेम कर रहा था कि भारत ने अमेरिका के ब्यूट बम्बर्स को एयर स्पेस यूज़ करने की परमिशन दी, और भारत के कुछ लोग क्लेम कर रहे थे कि अमेरिका ने पाकिस्तान के एयर स्पेस और पाकिस्तान के एयर बसेस यूज़ किए। हालांकि दोनों ही फेक न्यूज़ निकली, वो भी अगर हम अमेरिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कंप्लीटली विश्वास करें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान को लेकर। दरअसल पिछले कल अमेरिका की बॉम्बिंग्स के 24 घंटे के अंदर ही ईरान ने अपने विदेश मंत्री को अचानक से रशिया भेजा है, जो कि रशिया में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग करेंगे। ईरान रीजन में मौजूद अमेरिका के बेसिस को टारगेट करना चाहता है, लेकिन इससे पहले रशिया के साथ मिलकर स्ट्रेटेजिक डिसीजन बना रहा है, क्योंकि ईरान को इस समय रशिया की बैकिंग चाहिए। मसला यह है कि रशिया खुद ही यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है, इसलिए इंडिपेंडेंट होकर रशिया भी ईरान की मदद नहीं कर सकता है। इन शॉर्ट, ईरान इस बार काफ़ी अकेला पड़ गया है।